स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जो आपका आरएससी ग्रुप डी होगा, बताया गया है कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा और भगवान से आशा करते हैं कि हो जानी चाहिए। बहुत डिले हो गया, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई चला गया भाई। मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ सकता हूं कि एक बेरोजगार आदमी का फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होता है, और ऊपर से इतने दिनों से जब आपके एग्ज़ाम भी बहुत कम हो रहे हैं। हमारे समय में क्या होता था कि एग्ज़ाम हर एक सप्ताह होता था। मतलब कि जब मैं स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैं अपने भैया लोग को देखता था, कभी कह रहे हैं कि बिलासपुर में है तो कभी कह रहे हैं कि जबलपुर में है। मतलब कि महीने में 2-4 दिन वो दूसरे ही कंट्री में, मतलब कंट्री बोले तो दूसरे ही राज्य में रहते थे। कहने का मतलब ये है कि महीने भर एग्ज़ाम चलता रहता था। अब क्या है कि 2-2 साल बाद एक एग्ज़ाम आता है, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल तो ऑब्वियस है कि ऊंचा चला ही गया होगा। मैं आपकी परेशानी समझता हूं, ठीक है। तो आज अपन आरएससी ग्रुप डी का प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास 4.5 महीना है। 4.5 महीना में एनटीपीसी की तरीके से कि तुरंत एग्ज़ाम ना हो जाए, जैसे कि दिसंबर में होने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम 28 से, तो हौच पौच का जो चीज़ें हैं वो ना चालू हो जाए कि अब क्या करें, अब क्या पढ़े। इस तरह से जो सिचुएशन आ गई है एनटीपीसी में, वो कंडीशन आपके आरएससी ग्रुप डी में ना आ जाए, क्योंकि अब आपके सामने लक्ष्य दिख रहा है कि अप्रैल में होगा, ठीक है। क्योंकि कोरोना से बड़ा अब कोई मुझे नहीं लग रहा है कि आपदा आएगी। जो आपदा थी वो आ गई है, अब उससे बड़ा आपदा तो नहीं आएगी, ये तो कन्फर्म है। तो ऑब्वियस है आपके एग्ज़ाम अब तो हो गए ही अप्रैल में, ठीक है। तो अब उसी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे, इसमें आपके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि तकरीबन आप 60 से 65 नंबर तो मिनिमम आप गेन ही कर लें। मिनिमम मतलब है कि इतना से ऊपर ही आपको आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे कैसे कैसे आपको फोकस करनी है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, करेंट मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको आरएससी ग्रुप डी देनी है, एनटीपीसी नहीं देनी है, तो करंट आप मत पढ़िए। अब ये सबसे बड़ा डिमेरिट होगा, तुरंत डिसलाइक ठोकेंगे आप कि करंट नहीं पढ़ने कह रहा है यानी कि बेवकूफ़ बना रहा है, इसको कुछ नहीं आता है, पागल है, ठीक है। आपको करंट पढ़नी है पढ़िए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मत पढ़िए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि मैंने करंट पढ़ा है फिर भी मेरे पास जॉब है ना भाई। मैं ये अपनी वो नहीं शो कर रहा हूँ कि मैं कर लिया। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप जो समय करंट पे दे रहे हैं, अगर वो समय कोई और सब्जेक्ट पे दे दें तो मुझे लग रहा है कि वो आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, करंट को मैंने बताया है कि इसी टॉपिक से आपको पढ़ना है, और वो टॉपिक अगर अब भी पढ़ लेते हैं तो कौन सी ज़रूरी है कि आपको याद रहेगा 4 महीना तक? नहीं ना रहेगा। अगर इतना ज्ञाता होते तो मतलब कि अच्छे खासे हम लोग निकाल लेते जॉब, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि करंट आपको नहीं पढ़नी है। कब पढ़नी है? जब आपका पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम अब आ गया है, 1 महीना बचा है, तब पढ़नी है। और तब भी पढ़नी है तो वो अलग बला नहीं पढ़नी है। जो टॉपिक मैंने एनटीपीसी में बताया है कि इस टॉपिक से आता है, उसी टॉपिक को आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये इकट्ठा आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ तो डेली आपको मिल ही जाएगा। तो आप उस दिन भी खोलेंगे ना तो वो टेलीग्राम चैनल पे पड़ा रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे कहीं डिलीट नहीं होता है। आप फाइल या लिंक वगैरह में जाइएगा ना तो वहाँ मिल जाएगा, पड़ा रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी विथ ER मनीष सर्च कीजिएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला सर्च कीजिएगा और यहाँ पे आइकन होता है, यहाँ पे लिखेगा स्टडी विथ ER मनीष। नाम से क्या खुलेगा? करंट अफेयर्स, और यहाँ पे मेरा पिक्चर रहेगा इसी शर्ट को पहना हुआ, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये वाला सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स नाम का एक चैनल आएगा, ठीक है, उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़नी है, स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको अच्छा लगेगा अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगेगा बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, उनको फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ही फॉलो कीजिए। जिनको आपको फॉलो करने से लगता है कि आपको कुछ ना कुछ गेन होगा, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, आपको जॉब की ओर ले जा रहे हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ आप स्वार्थी बने, ठीक है ना। आप अपने लाइफ के लिए स्वार्थी बने, क्योंकि मैं कल मुझे आप जानते भी नहीं हैं तो मेरे को क्यों फॉलो करेंगे, ठीक है ना।
जिन्हें लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझते हैं, जो आपके भले के बारे में करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। करंट को आपको नहीं पढ़नी है। कब पढ़नी है? 1 महीना पहले पढ़नी है, मतलब कि 1 महीना पहले से पढ़नी है। और कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है ये आपको मैंने बता दिया है एनटीपीसी में, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि जो आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की जो साइंस हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल साइंस, यानी कि जो रॉकेट वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। तो वो सब साइंस मतलब कि आप समझ सकते हैं, उसको कहीं फिजिक्स में भी रख देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से नहीं बता रहे हैं कि ये जो रॉकेट वगैरह होता है, प्रक्षेपण वगैरह, ये जो टेक्नोलॉजी वाला साइंस होता है वो इसी फिजिक्स वगैरह में आ जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे आप उतना लेवल नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल आपके एग्ज़ाम होंगे। जो आपके ग्रुप डी है वो आपको लगता है कि लेबर मजदूर, ऐसे गांव वाले बोलते हैं ना कि अरे वो ग्रुप डी में है, लेबर है, मजदूर है। भाई मुझे तो लगता है कि ये क्लर्क से ज़्यादा मायने रखता है इसका एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल चीज़ होती है, और टेक्निकल और क्लर्क में अंतर है भाई। क्लर्क को सिर्फ टिप टाप करना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर पे बैठ के बस टाइपिंग वाइपिंग उतना ही। और यहाँ पे तो आप जान सकते हैं कि इनके पास अगर मतलब कि उस तरह का नॉलेज नहीं होगा तो बहुत बड़े डैमेज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन पे पूरा ग्रुप डी पे ही लगभग आप कह सकते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट टिका हुआ है, रेलवे टिका हुआ है, इतना स्मूथ से काम कर रहा है, ग्रुप डी पे ही टिका हुआ है। आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये टेक्निकल है ना, और सबसे बेस यही है, जड़ तो यही है ना, बाकी तो ऊपर वाले ऑर्डर करते हैं, काम तो इन्हीं को करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको नेग्लेक्ट ना करें कि ये ग्रुप डी का है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर आप कम भी जानते हैं तो चलेगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा तगड़ा रखना। तगड़ा रखना मतलब कि 10th लेवल तक कुछ भी पूछे आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जहाँ तक रही और भी अदर जीके की बात, जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है, या आपके ज्योग्राफी वगैरह, या आपके पॉलिटी वगैरह, तो ये सभी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ना उसको पढ़नी है। ये नहीं कि अगर आपने पॉलिटी के पढ़ना चालू किया तो लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ डाला, नहीं। उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के जो अनुच्छेद हैं वो पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के जो नियुक्ति होते हैं, राष्ट्रपति जिससे सलाह लेता है उस कौन से अनुच्छेद के तहत वो कोर्ट से सलाह लेता है, या प्रधानमंत्री उसको सलाह देता है। तो ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और उसके पूछे जाता है कि इनकी जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है, यानी कि जो फेमस क्वेश्चन आए हुए रहते हैं ना, तकरीबन पॉलिटी में क्या कहें तो 400 से 500 क्वेश्चन जो फेमस होते हैं ना उसको पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है, डीप में नहीं पढ़ना। और अगर बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा कचरा हो जाएगा। आप इंडियन ज्योग्राफी में जैसे रिवर वगैरह हो गया, हिमालय वगैरह हो गया, कहाँ पे कौन सा खदान है, ये सब जो फेमस चीज़ें हैं ना जो हमेशा पूछे जाते हैं, ये आपके लूसेंट में मिल जाएंगे। और इसके लिए लूसेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि जितना आप इसके डीप जाएंगे उतना आप इसके मतलब कि छोड़ते चले जाएंगे इसको, क्योंकि ये भी तो आपको पढ़ना है और सिलेक्शन यहीं से होगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई पॉलिटी, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना। और इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कभी कभी कोई सेट में तो प्रश्न ही नहीं आता है, 4-5 सेट के बाद कभी एक सेट में आ जाएगा, एक प्रश्न दिख जाएगा। और इकोनॉमिक्स इतना मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाता है जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इन दोनों सब्जेक्ट को एसएसटी में जो हम कह रहे हैं इन दोनों को पढ़ लेंगे, और करंट मैंने बता ही दिया कि कैसे पढ़ना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इसके लिए बुक बात करें तो एक बर्नमाल करके एनसीईआरटी बेस्ड पे लिखा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन बर्नमाल है। आप एनसीईआरटी बर्नमाल बुक लिखिएगा ना तो समझ में देख लीजिएगा, आ जाएगा। उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप ले लीजिएगा, काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल है। या रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का जो आती है ना बुक, उसको भी ले लीजिएगा, अलग अलग क्वेश्चन आती है उसके, वो भी ले लीजिएगा, तो वो भी आपको सहायता करेगा। तो बुक भी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको क्या करनी है, और इसके लिए आपको क्या करनी है कि ये आपका लूसेंट है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जी के जीएस जो भी करंट है वो आपको मैंने बता दिया। और करंट कहाँ से पढ़नी है वो मैंने अपना टेलीग्राम भी बता दिया, और नहीं तो आप कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो टॉपिक मैंने बताया है वो टॉपिक कहीं से भी सर्च कीजिए, वाईफाई अड्डा जो भी है सब के चैनल पे पढ़े होंगे, जो टॉपिक मैंने बताया कि उसमें करंट अफेयर्स में क्या पढ़नी है, ठीक है। अब मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स पे आपको जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो सभी को आता होगा,
और वो भी क्वेश्चन तकरीबन 4 से 5 पूछे जाते हैं। तो ये तो बोनस है, इस पे आप उतना प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा भाई, ठीक है ना। अर्थमेटिक जड़ है। अगर 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, सपोज मान लिया 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए, तो 25 क्वेश्चन में अगर आपको अर्थमेटिक आती है ना बढ़िया से, मतलब कि प्रैक्टिस में रहा ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 18 नंबर तो फिक्स हैं, 18 नंबर, क्योंकि अर्थमेटिक काफ़ी मायने रखता है। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो मैं अर्थमेटिक में उतना, मतलब कि उस समय स्टार्टिंग ही किया था, तो उतना मैं मतलब स्मूथ नहीं था कि कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है, डिजिटल सम वगैरह उतना स्मूथ मेरा नहीं था। फिर भी मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे, क्योंकि थोड़ा मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो थोड़ा सा पॉजिटिव मिल गया कि एडवांस में मेरा तगड़ा अप्रोच था, क्योंकि आईआईटी का प्रिपरेशन किया था, तो एडवांस ऑब्वियस है। जो टिगो वगैरह का क्वेश्चन है वो मेरे लिए तो बस रट्टा हुआ था, तो सब हो गया था। लेकिन अर्थमेटिक मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि अर्थमेटिक अगर आपका थोड़ा सा बिक रहा तो आपका जो मैथ्स है वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज करेगा। तो अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर एडवांस की बात करें तो टिगो और जो मेंसुरेशन है उस पर फोकस कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा हालांकि उतना टफ नहीं पूछे जाएंगे, जो फार्मूला होता है ना ए क्यू बी क्यू या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह के जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या वैल्यू पुटिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, वो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि मैथ्स कहाँ से करनी है। अगर मैथ्स का हम बुक की बात करें तो आप राकेश जी का बुक कर लीजिएगा, राकेश जी का, ये इनका आता है एडवांस और अर्थमेटिक दोनों। अर्थमेटिक वाला लीजिएगा, एडवांस का नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसका जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। फिर भी आपके पास तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि टिगो भी पढ़ना है, मेंसुरेशन भी पढ़ना है, तो ले लीजिएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि और चीज़ें कहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। तो राकेश जी का या जो प्रीवियस ईयर का जो सेट है वो। हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये बुक खरीद रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 18 में आए हैं ना, वो लगाइएगा, ठीक है ना। जो जीके जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उससे बहुत सारा चीज़ें आपको, मुझे लग रहा है कि 10% से 20% तो रिपीट होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, और वही कंपनी इस बार भी एग्ज़ाम ले रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसी माइंडसेट से इस बार भी वो एग्ज़ाम कराएगी, और वही सब क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करेगी। तो आप मान के चलिए कि जो ये वाला चीज़ें हैं वो 20% तो रिपीट होगा ही। अब एग्जैक्ट आपका मतलब कि आंसर नहीं रिपीट होगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो तो रिपीट होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी वो इतने बना चुके हैं कि कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर का इसमें मैथ्स में नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जीके जीएस जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें प्रीवियस ईयर का जरूर आप एक बुक खरीद लेंगे। कोई भी, बहुत सारे बुक आते हैं प्रीवियस ईयर के नाम से, आप बुक स्टोर पे जाएंगे कि भैया प्रीवियस ईयर में जो ग्रुप डी का जितने भी पेपर आए हैं उसका दे दो, कोई भी प्रकाशन का आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश सब में मिल जाता है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ कि किसका किसका आता है, मेरे पास भी है लेकिन मुझे याद नहीं है कि किसका है, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स, हो गया जीके जीएस, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग आप पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब कि एक बुक पहले परचेज कर लें। प्रीवियस ईयर का आपका जो भी आता है, रुक्मिणी का आता है, या जितने भी प्रीवियस ईयर का जो आता है, मुझे याद नहीं है कौन सा प्रीवियस ईयर का, जो आप समझ सकते हैं एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी का जो रीजनिंग का बुक आता है वही लगा लीजिएगा, ठीक है, वही लगा लीजिएगा, और उसमें जो भी कंसेप्ट है वो सीख लीजिएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, सैलोलिज्म पे। सैलोलिज्म जो कि होता है ना, कुछ कुत्ते बकरी हैं, कुछ बकरी घर हैं, तो इस तरह वाला जो क्वेश्चन है उसको लगाइएगा। और असर्शन रीजन कि राम 10 दिनों से बीमार है, तो उसका कथन क्या, अजम्पशन क्या हो सकता है कि राम बहुत खाता पीता था, राम बहुत कम खाता पीता था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आपको लगानी है। और इसमें ये मत सोचिएगा कि 100% लगेगा, क्योंकि 100% इवन एग्जामिनर को भी नहीं पता होता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके आदमी हर एक तरीके से अपने आप मतलब अपने तरीके से उसमें सोचता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रीजनिंग पहले एक बुक से जितने भी कंसेप्ट होते हैं,
डाइस का हो सकता है कि आपको बहुत सारा जो उसमें टॉपिक है उसमें दिक्कत हो, किसी का इमेज में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का ट्रायंगल गिनने में प्रॉब्लम हो जाता है, कि पता नहीं चलता है, तो उस पर पहले आप फोकस कीजिए। डायरेक्ट नहीं कि प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कीजिए। जो पोर्शन उसमें, यानी कि जिस जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उस टॉपिक को पहले मजबूत कर लीजिए। रीजनिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन जहाँ भी आपके अड्डा में भी मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे आपके फ्री के हैं जहाँ पे आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस से पहले आप जितने भी उसके कंसेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उसको आप एकदम से बूस्टअप कर दीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन आके इसको रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ना कि जैसे ही प्रैक्टिस से गया मैथ की तरह है, वो भूल जाएंगे उसका कंसेप्ट। तो आशा करते हैं मैंने बताया मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस का जितना भी चीज़ें हैं, तो ये आपका टोटल स्ट्रेटजी, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको और भी कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।